Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु प्रिया है। मैंने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में पूरे भारत में 16वें स्थान को प्राप्त किया है। मैं थोड़ा-सा आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैंने 2019 में अपनी एमबीबीएस की डिग्री को प्राप्त किया। उसके उपरांत मैं एज़ अ रेसिडेंट डॉक्टर एम्स पटना और बाकी हॉस्पिटल्स में कार्यरत रही हूँ। कोविड के दोनों वेव्स के दौरान मैंने कार्य किया है। यूपीएससी में यह मेरा तीसरा प्रयास था। जो शुरू के 2 प्रयास थे वो मैंने अपने काम के साथ ही दिए थे, लेकिन जो ये प्रयास था इसमें आई वाज़ फुली फोकस्ड ऑन दिस एग्ज़ाम एंड देयरफॉर जो मेरा अटेम्प्ट है उसमें मैंने प्रीलिम्स भी क्वालीफाई किया, मेंस भी क्वालीफाई किया और इंटरव्यू भी क्वालीफाई किया। इसके पहले जो मेरे दोनों प्रयास थे उसमें मैं प्रीलिम्स के लेवल को उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी। तो आज डीकेटी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सामने अपने जीएस की स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहूँगी। जो एसे है उसमें मेरे 139 मार्क्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इस बार के हिसाब से। उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊँगी और मेडिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है तो उसके लिए भी आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो राइट नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ द जीएस प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीलिम्स की एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी वो मैं बता दूंगी। जो सोर्सेज हैं वो मैं मेंस की स्ट्रैटेजी में बताऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जो सोर्सेज हैं वो सेम हैं और वो इंटीग्रेटेड ही होने चाहिए। तो प्रीलिम्स की जो तैयारी है, यदि आपने 5 जून का पेपर देखा हो तो हर साल पेपर जो है वो एक लेवल ऊपर ही आता है, डिफिकल्ट होता है और टफ होता है। तो प्रीलिम्स की होलिस्टिक तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है और जो प्रीलिम्स की तैयारी का मुख्य स्रोत है वो मेंस का सिलेबस ही होना चाहिए। यदि आपने मेंस के सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लिया तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू स्टेज की तैयारी भी आप स्वतः ही कर लेंगे। प्रीलिम्स की जो तैयारी है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। तो विगत 2013 के बाद के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिस साल हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, या फिर 2017 के बाद जबकि जीएस पेपर 1 का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया, उसके बाद के प्रश्न पत्र को आप अच्छे से देखें। जब आप उसके क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट देयर आर सर्टेन थीम्स इन यूपीएससी व्हिच गेट्स रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति और सूफी मूवमेंट, उसके अलावा अशोका, फिर विजयनगर एम्पायर, ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जिससे हर साल रिपीटेडली कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। मिडाइवल इंडिया में अगर आप देखें तो जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में मेंशन्ड है उनके क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं। उसी प्रकार से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है इंडिया का, उसके अलावा जो पीजेंट्स मूवमेंट है, जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, इनका यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत वेटेज है। ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आपने विगत 6-7 वर्षों के प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे से करके रखा है। तो आप पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं और उसमें से थीम्स आइडेंटिफाई करें। मैंने एक यूनिक चीज़ जो अपने प्रीलिम्स के लिए की थी वो ये थी कि मैं टैबलेट के मदद से पढ़ती थी। तो मैंने इसमें 40 या 50 उस प्रकार के थीम्स को उठा लिया था जो कि रेपिटेडली आस्क्ड हैं और सारे 40 या 50 थीम्स की मैंने एक लिस्ट बना दी थी। फॉर एग्जाम्पल जो भी टर्म्स मुझे याद रखने हैं एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया में, उनका मेरे पास एक लिस्ट हुआ करता था। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, फॉर एग्जाम्पल 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, तो इन सारे प्रोविजंस को मैंने एक साथ जमा कर लिया था। उसके अलावा जो आर्किटेक्चर है, फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर में मुगल आर्किटेक्चर है या फिर अशोकन आर्किटेक्चर है, तो मैंने उसको एक जगह पे एक्यूमुलेट कर दिया था। सिमिलरली एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास ये जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनकी लिस्ट कंपाइल्ड हो एक जगह पे। ये आपको अक्रॉस एवरी
सब्जेक्ट करना है, बी इट पॉलिटी, बी इट इकोनॉमी, बी इट ज्योग्राफी और बी इट साइंस। अगर आप ऐसे सेग्रीगेट करते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि साल के अंत में आपके पास ऑलमोस्ट 50 या 60 थीम्स हैं, जिससे आपके ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इस बार के प्रश्न पत्र में उन्होंने प्लेसेस इन न्यूज को कई जगहों पे पूछा है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें आप हर दिन जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट प्लेसेस को पढ़ते हैं उसे लिखने का प्रयास करें। और अगर आप ऐसे रिपीटेडली लिखेंगे, मान लीजिए कि आपको 2-3 दिन में कोई एक इंपॉर्टेंट प्लेस मिला एंड यू हैव नोटेड इट डाउन इन योर नोट पेपर, सो व्हाट विल हैपन कि आफ्टर 8 to 9 मंथ्स आपके पास एक कॉम्पेंडियम, एक लिस्ट होगी इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। उसी तरीके से अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लोरा या फौना न्यूज में है, आपने उसे न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो ऐसे फ्लोरा एंड फौना की एक चार्ट बनाइए। इस बार भी आई थिंक दे हैव आस्क्ड अबाउट गोल्डन मशीर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, एंड उसका आंसर ये था। तो जो भी इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना है, आपको ओवरलोड अपने आप को नहीं करना, बट जो कॉमनली न्यूज में आते हैं उसकी आप एक लिस्ट बनाइए। उसी प्रकार से हमारे देश में जितने भी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनको मैप पे आप अंकित कर लीजिए। इसमें वेटलैंड्स को भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज वेटलैंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार उससे आई थिंक एक क्वेश्चन भी आया है। तो ये एनवायरनमेंट वाला जितना पोर्शन है, इसमें आपको ऑलमोस्ट 10 थीम्स मिलेंगे और इन 10 थीम्स का आप अलग से एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। आई थिंक ये जो थीम्स कौन कौन से हैं उसको आइडेंटिफाई करने का जो बेस्ट तरीका है वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो कृपया अपनी तैयारी को क्वेश्चन पेपर्स के साथ स्टार्ट करें। अब दूसरी चीज प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए है न्यूज़पेपर। मैं बता नहीं सकती कि इस पूरे परीक्षा में न्यूज़पेपर का कितना महत्व है। प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, न्यूज़पेपर जो है वो पिलर है। मैं अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को डेली फॉलो किया है। मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई भी दिन रहा हो विगत 1-1.5 वर्षों में जब मैंने उन दोनों न्यूज़पेपर्स को ना पढ़ा हो। जो मेरा बेस न्यूज़पेपर था दैट वाज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस से मैं एडिटोरियल्स पढ़ती थी और एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ती थी, क्योंकि जो बाकी के न्यूज होते हैं वो कॉमनली जो है दोनों में सेम होते हैं। तो आप न्यूज़पेपर्स को कृपया पढ़ें। एंड उसके अलावा एक चीज जो मैंने और की थी प्रीलिम्स के लिए, कई बार क्या होता है कि जो इंडियन एक्सप्रेस का खासकर एक्सप्लेन पेज होता है, अगर आप उसमें देखें तो दे एक्सप्लेन यू द टॉपिक ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि बेल जो है अभी वो काफी न्यूज में रहा है। तो एंटिसिपेटरी बेल क्या है, क्या बेल एक लीगल राइट है, क्या बेल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी में आते हैं। उसके अलावा परोल क्या होता है, क्या राइट टू परोल, इज परोल अ राइट ऑफ द प्रिजनर, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पिछले साल पूछा है। तो इस प्रकार के जो पॉलिटी के या इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होते हैं उसको इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू भी बहुत अच्छे से कवर करती है। तो जो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको लगे उसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैं ऑनलाइन पढ़ती थी अपने टैबलेट में न्यूज़पेपर, तो मुझे 2-3 दिन में कोई 1 या 2 ऐसा आर्टिकल मिलता था एक्सप्लेन्ड पेज में या फिर न्यूज़पेपर में बाकी जगह भी, जहाँ पे कि मैं उसको एक स्क्रीनशॉट ले लेती थी एंड स्क्रीनशॉट लेके मैंने उसको सेव कर दिया होता था। प्रीलिम्स के 1 या 2 महीने पहले जब आप उस जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसकी जो तादाद होगी वो लगभग 100 से 110 के बीच में आएगी। अगर आप उसे रिवाइज कर लेते हैं लास्ट में, तो आपके कई सारे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे। तो इफ यू फील कि दिस इज फीजिबल, ये थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसको सेव किया एंड उसको रिवाइज किया, बट ट्रस्ट मी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे पिछले साल के प्रीलिम्स में और उसके पहले के प्रीलिम्स में भी इस चीज़ से काफ़ी हेल्प हुई। तो इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। इसके अलावा थर्डली मैं कहूँगी कि कोई एक करंट अफेयर्स की मैगजीन को आप फॉलो कीजिए। मैं विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन को पढ़ती थी और यदि आपने पूरे 1 महीना न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से किया है तो एट द एंड ऑफ दैट मंथ करंट अफेयर्स के मैगजीन को पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी। तो एक करंट अफेयर्स को के मैगजीन को पढ़िए। और मैगजीन जो है वो प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए। मैगजीन शुड जस्ट बी कि आप एक कंटिन्यूटी में हैं, हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग। आपको ये पता है कि पिछले महीने क्या हुआ और उससे कंटिन्यूटी में आज क्या हो रही है। जो आपका बेसिक सोर्स है फॉर प्रीलिम्स करंट अफेयर्स का, दैट विल रिमेन न्यूज़पेपर। यदि आपने मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन नहीं पढ़ी है तो प्रीलिम्स के पहले विजन आईएएस की पीटी 365 भी आती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं।
अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने कभी भी उसको नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं मंथली मैगज़ीन्स को पढ़ती थी, तो मैं उसे 10 दिन में रिवाइज़ कर लेती थी। मतलब अगर मुझे 12 महीने की मैगज़ीन को रिवाइज़ करनी है, तो मैं 1 दिन में 1 मैगज़ीन लूँगी, और चूँकि मैंने उसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा होता था, तो आई वाज़ एबल टू रिवाइज़ इट। वो मैं इसलिए और भी करती थी क्योंकि जो मेरा करंट अफेयर्स का मंथली मैगज़ीन हुआ करता था, उसमें आई यूज्ड टू आल्सो हैव माय ओन नोट्स। जैसे कि आई विल टेल यू कि कुछ कॉपीराइट्स पे या पेटेंट्स पे कोई न्यूज़ है, जो कि करंट अफेयर्स के मैगज़ीन में है, तो वो आपको ब्रॉड चीज़ें बता देंगे। लेकिन कई बार जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, वो मेंशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कॉपीराइट और पेटेंट्स को कौन-सी मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, कॉपीराइट और पेटेंट्स के बीच में, ट्रेडमार्क के बीच में क्या डिफरेंस है, आप किस चीज़ को पेटेंट करवा सकते हैं। 2 साल पहले यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो आप गूगल पे जाइए और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूँढ के मैं उसे वहीं पे अपने करंट अफेयर्स के मैगज़ीन के साथ हर मंथ स्टिक कर देती थी। तो उससे मुझे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स मिल गया था, जिसे मैं प्रीलिम्स के पहले रिवाइज़ कर लेती थी। जब आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके अलावा आपने न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन, ये 3 चीज़ों को कर लिया, तो प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ प्रैक्टिस। आप कम से कम कोशिश करें कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो 40 से 50 मॉक टेस्ट आप लगा के जाएँ। अब पहले शायद कम करने से काम चल जाता होगा, परंतु आज का जो पेपर है उसमें अगर आप 40 के आसपास मॉक पेपर्स लगाते हैं तो उससे आपको 2 फायदे होंगे। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने का जो उद्देश्य है प्रीलिम्स में, वो ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको मॉक में आए वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगे। आई थिंक यूपीएससी इज स्मार्टर देन एनी अदर थिंग। उनका जो पेपर है दैट इज मेड वंस इन अ ईयर, वो बहुत ही अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने 40 के आसपास मॉक पेपर्स को सॉल्व किया एंड उसे एक बार आपने रिवाइज भी किया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी नॉलेज आ जाएगी दैट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस। वैसे आई डू बिलीव दैट दिस टाइम यूपीएससी ने एलिमिनेशन के ऑप्शंस को भी कम कर दिया है, बट फिर भी कई सारे जो क्वेश्चंस हैं इस बार के प्रीलिम्स की परीक्षा में भी, उसे भी आप एलिमिनेशन की स्ट्रैटेजी से कर सकते हैं। और हर अगर आपने 40 के आसपास मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो उसका दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है कि 2 घंटे में आपको पेपर करना कैसे है। तो अब मैं इसी बात से आपको एक और चीज़ बताऊँगी कि प्रीलिम्स के पेपर को मैं कैसे करती थी। तो मैं जनरली 2 राउंड्स लिया करती थी। 3 राउंड लेना मेरे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं था बिकॉज़ जो अब प्रीलिम्स का पेपर आता है, आप देखिए वो लेंदी होता है, तो मैं 3rd राउंड नहीं ले पाती थी। मैं 2 राउंड में करती थी। पहले राउंड में मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने एक पेज पे 5 या 7 क्वेश्चंस हैं, तो जो मुझे बिल्कुल 100% पता होंगे, या जो मुझे इनफैक्ट 75% भी पता होगा, बिकॉज़ आई हैड बिलीव कि मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतने मॉक पेपर्स लगाए हैं, तो मुझे बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे माइंड में अच्छी होगी। तो इवन दो किसी क्वेश्चन को देख के मुझे उसका एक्सप्लिसिट आंसर नहीं पता है, इवन देन आई नो दैट समवेयर इन माय माइंड दैट आंसर रिसाइड्स, एंड देयरफॉर व्हाटएवर आई एम थिंकिंग फ्रॉम माय गट फीलिंग और व्हाटएवर यू कॉल, वो सही है, तो मैं उसे मार्क कर देती थी। तो ऐसे करते करते फर्स्ट राउंड के एंड में ऑलमोस्ट मेरे 65 से 70 क्वेश्चंस हो जाते थे। जो सेकंड राउंड होता था वो मैं 15 मिनट्स का लेती थी। उसमें जो भी मुझे 50-50 वाले लगते थे, जिसमें मैंने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट एटलीस्ट कर दिए हैं, तो मैं उनके अटेम्प्ट्स लेती थी। एंड ओवरऑल आई थिंक कि 80-85 के आसपास मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट दोनों ही एग्जाम्स में था। ये जो रेंज है क्वेश्चंस की, ये डिपेंड करेगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कई लोग ऐसे हैं जो 70-75 क्वेश्चंस को करके भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, परंतु अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशन से भी देखें, तो अगर आपने 10 में से 3 या 4 भी सही कर लिया, तो जो नेट पॉजिटिव है वो आपके फेवर में है। तो एक रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मेरे हिसाब से फायदेमंद रहता है। तो 75 से 80 जो है, सीइंग दिस ईयर्स पेपर जो कि थोड़ा टफ है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है, आई बिलीव दैट इट इज अ साउंड स्ट्रैटेजी। So focus on PYQs, follow newspapers religiously, follow one current affairs magazine and do a lot of practice. अगर आप ये 4 चीजें करेंगे तो आई थिंक GS1 जो है वो काफी कवरेबल है प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से। लेकिन हाँ, मैंने ये अपने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है दैट मेंस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और अगर आपने मेंस की होलिस्टिक तैयारी की, मेंस के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो जो आपका एक बैकग्राउंड नॉलेज है ओवरऑल, वो इतना होलिस्टिक होगा दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई इट इन प्रीलिम्स।
and looking at the past 1 or 2 years prelims paper, it is more of a analytical और application based paper. तो जो आपकी मेंस की नॉलेज है वो काम आएगी. दैट इज द रीजन वाई आपने देखा होगा कि जिन लोगों का 2 या 3 बार मेंस निकला हुआ होता है उन्हें सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में भी प्रीलिम्स निकालने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मेंस का ही एक रेप्लिका है छोटा सा. अब प्रीलिम्स के दूसरे स्तंभ की मैं बात करती हूँ जो है सीसैट. सीसैट का जो पेपर है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 है. जीएस पेपर 1 में कई लोगों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बट इस बार भी मैंने देखा है कि कई लोग सीसैट में रह रहे हैं. उसका प्राइमरी रीजन ये है कि पिछले 2-3 सालों से उन्होंने सीसैट को काफी कठिन किया है. ये काफी कठिन खासकर नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले बच्चों को लगता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से आती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था. इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि यदि आप में से कोई भी आज से इस एग्जाम की तैयारी को शुरू कर रहे हैं तो कृपया GS1 एंड सीसैट दोनों को ही अपना प्रमुख पेपर माने. सीसैट के लिए भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने की जरूरत है. बिल्कुल ये ना सोचें कि इसमें तो सिर्फ मुझे 66 पॉइंट सम मार्क्स लाने हैं तो मैं सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग या क्वांट या फिर कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे कर लूंगा. आपका जो रेंज है ऑप्टिमम सीसैट में, दैट शुड ऑलवेज बी कि मुझे कम से कम तो 90 लेके आने ही हैं. 90-100 के आसपास का रेंज रखिए, तो पेपर के प्रेशर में आप कम से कम 70-80 तो ला पाएंगे. अब सीसैट की तैयारी मैंने कहाँ से की थी, तो अगर मैं आपको बिल्कुल सच सच बताऊं तो मेरा सीसैट वाज नॉट दैट गुड. तो मैंने जो है वो हेल्प लिया था यूट्यूब के वीडियोस का, एंड उसके अलावा एक अरिहंत की बुक आती है, उससे मैंने सिर्फ क्वांट को रेफर किया था. कॉम्प्रिहेंशन के लिए मुझे लगता है द बेस्ट सोर्स इज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी. तो 2013 के बाद के जितने भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट 400 से 500 हैं. आप उन कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को बहुत ही हॉलिस्टिकली करें एंड देन ट्राई टू डिड्यूस कि कोरोलरी का मतलब क्या है, इन्फरेंस का मतलब क्या है, उसके अलावा आई फॉरगेट द वर्ड्स, अजम्पशंस, यस, अजम्पशन का मतलब क्या है. तो ये जो 5-6 वर्ड्स हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन के पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप ये कोशिश करें कि यूपीएससी के आंसर की को देख के ही आप ये पता करें कि एक्चुअली में जब वो ये पूछती है कि व्हाट इज द इन्फरेंस तो उसका मतलब क्या है. अगर आप ये करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका कवर होगा. अगर आपने न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ा है 1-1.5 साल तक तो उससे भी आपको कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में बहुत मदद मिलेगी. कॉम्प्रिहेंशन वाज माय स्ट्रॉन्ग एरिया. जो मेरा पूरा फोकस था वो कॉम्प्रिहेंशन पे होता था, तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन को मैंने अच्छे से तैयार किया था. और यदि एक बार आप ये समझ जाएं कि जो कीवर्ड्स हैं कॉम्प्रिहेंशन में उसका मतलब क्या है और आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो थोड़ी अच्छी है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं. But at the same time, never ever ignore the maths or the reasoning section of CSAT. So make sure कि अगर आपके पास घर में कोई हेल्प नहीं है इन चीज़ों को लेके, अगर आपको किसी कोचिंग को सीख करना पड़ रहा है तो आप उसे भी सीख कर सकते हैं और आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं. सीसैट के लिए बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड या तनाव में भी रहने की जरूरत नहीं है. ऐसा ना हो कि आप दिन में 5 घंटे सीसैट पढ़ रहे हैं. एक बैलेंस मेंटेन करिए, और अगर रोज आप 1 से 1.5 घंटा सीसैट को सॉल्व करेंगे, एंड सीसैट को सॉल्व कैसे करना है उसके पास्ट ईयर के पेपर्स को देख के आप बिल्कुल वैसा ही सीसैट की प्रैक्टिस कीजिए जैसे कि क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं. अगर आप ये करेंगे तो सीसैट जो है आपका एंड तक अच्छे से प्रिपेयर होगा. सीसैट में भी आई थिंक जो पीवाईक्यूज के साथ साथ मॉक टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते सीसैट की, बट आप में से जो लोग वीक होंगे सीसैट में उनको कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए. मुझे याद है कि विजन आईएएस जो है वो सीसैट का ओपन मॉक टेस्ट लिया करती थी विच वॉज फ्री फॉर एवरीबडी. तो हमारे टाइम में उन्होंने शायद 2 या 3 लिया था, तो मैंने वो 2 या 3 ऑनलाइन अटेम्प्ट किया था पूरे 2 घंटे में. उसके अलावा बाजार से जाएंगे तो सीसैट के जो मॉक पेपर्स हैं आजकल वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप ले आइए और आप 1 या 2 फुल लेंथ मॉक पेपर्स जो है जो पिछले साल नहीं आए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब सीसैट के पिछले साल के क्वेश्चंस को लेके बैठते हैं तो ऑलरेडी हमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते हैं, एंड देन वी आर नॉट एबल टू अप्रोच द पेपर इन अ नोवेल वे एंड इन एन अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट. सो मेक श्योर दैट आपने सीसैट की भी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई हो, बिकॉज ये बहुत ही खराब लगेगा यदि आपने GS1 को तो उत्तीर्ण कर लिया बट आप सीसैट में फेल हो रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर प्रीलिम्स. अब मैं आपको मुख्यतः जो है मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊंगी, बिकॉज मेंस आई बिलीव इज द हार्ट एंड सोल. आई हैव सेड दिस अर्लियर ऑल्सो.
तो मेंस की स्ट्रैटेजी मैं पेपर वाइज बताती हूँ। मैं इसमें आपको सोर्सेज भी बताऊंगी। तो ये जो सोर्सेज हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैंने कॉमन रखे थे। तो सबसे पहले GS1 की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज है एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है एंशिएंट इंडिया की उसको कंप्लीट करें। ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। एंड उसके अलावा जो एनसीईआरटी की किताब के पीछे के कुछ क्वेश्चंस हैं, यदि आप उन्हें प्रैक्टिस कर पाएं तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल। आई स्टिल रिमेंबर दैट देयर वाज अ क्वेश्चन इन मेंस एग्जामिनेशन अबाउट व्हाई द न्यूमिस्मेटिक्स डिग्रेडेड आफ्टर गुप्ता पीरियड। तो अगर आप 7th क्लास, आई थिंक 12th क्लास की एनसीईआरटी है इफ आई एम राइट नाउ, उसमें उन्होंने दे हैव एक्सप्लेन, एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें दे हैव सेड कि न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो क्यों डिक्लाइन किया पोस्ट गुप्ता। सो यू नो एनसीईआरटीज को पढ़ने का, उनके क्वेश्चंस को पीछे सॉल्व करने का एक अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है। तो एंशिएंट इंडिया के लिए आप एनसीईआरटीज को बेस बनाएं। उसके अलावा एक किताब आती है RS शर्मा की, वो पहले पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी, वो भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है। तो RS शर्मा को एक बार पढ़ें, उससे आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन भी क्लियर होगी, आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प होगी एंड मेंस में भी हेल्प होगी। एंशिएंट इंडिया में फैक्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा मेंस में आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस होता है। और जो टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताऊं, यू नो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो अशोकन पिलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में जो आपने एक बार प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है उसे मेंस के टाइम पे जरूर दोहराएं। अब मैं बात करती हूँ मिडाइवल इंडिया की। तो मिडाइवल इंडिया में प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पे गई थी मैं, और यूट्यूब से मैंने एक वीडियो देख लिया था, एक 2-2.5 घंटे का आई थिंक एक वीडियो है यूट्यूब पे। उसको देख के मैंने एक टाइमलाइन अपने दिमाग में फिक्स कर लिया दिल्ली सल्तनत के बारे में या फिर मुगल पीरियड के बारे में, एंड किस सुल्तान ने क्या काम किया है, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या हैं, वो सब मैंने एक बार 2 घंटे का वीडियो देख के उसके नोट्स बना लिए थे। एंड उसके अलावा जो अर्ली मिडाइवल पीरियड है यानी 700 एडी से लेके 1000 एडी तक का, वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पालास, प्रतिहारास, इंपीरियल चोलास, इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक कि अब कोई ना कोई एक सोर्स आपको फॉलो करना चाहिए। मैंने क्या किया था कि IAS हब एक कोचिंग है, उनके वेबसाइट पे एक मटेरियल है 10 या 12 पेजेस का, एंड वो जो मटेरियल है वो मुझे काफी अच्छा लगा। उसमें उन्होंने 700 यानी कि पोस्ट हर्षवर्धना से लेके जो 1000 एडी तक का पीरियड है उसको उन्होंने 14 या 15 पेजेस में कंपाइल किया हुआ था। तो मैंने उसको पढ़ लिया था। उससे आई वॉज क्लियर विथ मिडाइवल हिस्ट्रीज बोथ पार्ट्स, अर्ली मिडाइवल एज वेल एज पोस्ट मिडाइवल। ये प्रीलिम्स के लिए आपको करना है। मेंस में मिडाइवल इंडिया के उतने क्वेश्चंस नहीं आते। जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर आर्ट एंड आर्किटेक्चर से लिंक्ड है। जैसे कि यू नो भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछ दिया, सूफी मूवमेंट के बारे में पूछ दिया। इस बार एक क्वेश्चन था कि जो भक्ति मूवमेंट में प्रोमिनेंट फीमेल सेंट्स कौन से थे, या फिर विजयनगर किंगडम के बारे में पूछ दिया, या फिर पर्शियन लिटरेचर के बारे में पूछ दिया। तो जब आप क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे मेंस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक्स को ही आप बस मिडाइवल इंडिया में मेंस के टाइम पे पढ़ें। ये बेहतर होगा कि आप मेंस के लिए मिडाइवल इंडिया के 8-10 पेज के नोट्स बना के रख लें, एंशिएंट इंडिया के भी आप 8-10 पेज के नोट्स बना के रख लें, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे ज्यादा रिवाइज ना करना पड़े। उसके बाद मॉडर्न इंडिया, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए जो मेरा सोर्स है वो सेम था। मैंने एनसीईआरटीज तो पढ़ी ही थी, उसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है जो सभी पढ़ते हैं, मैंने उसे भी पढ़ा था। एक और चीज मैं हाईलाइट कर दूं कि कई बार ये जो टॉपिक्स हैं स्टैटिक वाले, जिसे हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं उसे हम मेंस में नहीं पढ़ते। तो मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट आपको हिस्ट्री की तो GS1 तो पूरा ही स्टैटिक है, वो तो पूरा का पूरा जो आपने प्रीलिम्स में एटलीस्ट पढ़ा है, बहुत फैक्चुअल चीजों को अगर आप छोड़ दें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, उसे तो आपको रिवाइज बिल्कुल करना है मेंस के समय पे। मॉडर्न इंडिया में भी जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसे आप एनालाइज करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट 10-15 टॉपिक्स पता चलेंगे। जैसे मॉडरेट्स का क्या रोल है, यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ लेफ्ट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी जी एजुकेशन का क्या सिस्टम रहा, सिविल सर्विसेज का क्या सिस्टम रहा। तो ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड उसे आप मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बार पढ़ लें। इसके अलावा GS1 में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन सोसाइटी का है। तो सोसाइटी के लिए मैंने जो है बेसिकली गूगल किया था।
मेंस का एक बहुत ही होलिस्टिक सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है, तो यदि आपको कभी भी किसी एक टॉपिक पे कोई मटेरियल ना मिले तो आप सिंपली जो है गूगल पे जाएं, टॉपिक का नाम लिखें और उसके आगे यूपीएससी टाइप कर दें। उससे क्या होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 गूगल सर्च आपको मिलेंगे, उसे पढ़ें और नोट्स के फॉर्म में आप कंपाइल कर लें। तो सोसाइटी के लिए मैंने गूगल का उपयोग किया था एंड उसके अलावा विजन आईएएस का एक वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, सोसाइटी पे उनके नोट्स हैं जो ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो मैंने उसे रेफर किया था जो टॉपिक्स मुझे नहीं गूगल पे मिले या जिनका सोर्स मुझे अच्छे से नहीं मिला। तो सोसाइटी इज वन दैट एरिया। हिस्ट्री में आई थिंक आई फॉरगॉट अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोनों ही हिस्ट्री के इस पोर्शन को मैंने विजन आईएएस के नोट से ही फॉलो किया था। जो विजन आईएएस की सॉफ्ट कॉपी वाली नोट्स मिलती है उसे आप एक बार पढ़ लें। ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो अगर एक बार भी रीडिंग लगाएंगे तो काम चलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी है, उसे पढ़ने के लिए 1-2 महीना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे कम टाइम में, कम से कम 1-2 हफ्ते में कंप्लीट कर लें, वो काफ़ी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेट डिप्रेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको जो है थोड़ा अच्छे से आइडिया लगेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। GS1 में लास्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इस बार ऑलमोस्ट 80 to 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन है मेंस में वो ज्योग्राफी से आए थे। ज्योग्राफी के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का जो मेरा सोर्स था वो सेम था, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी और एक PMFIS नाम की वेबसाइट है, उन्होंने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की हुई होती है ज्योग्राफी की। उनका ज्योग्राफी का मटेरियल बहुत अच्छा है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मैप्स और डायग्राम्स हों। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ज्योग्राफी के किसी भी क्वेश्चन में आपको मैप्स या कोई ना कोई डायग्राम तो बनाना ही चाहिए, अनलेस एंड अनटिल की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो GS1 में ये चीज़ करना है। अब GS1 में वैल्यू एडिशन आप कैसे करेंगे? तो आपने जो टेस्ट सीरीज मेंस के लिए ली हुई होगी उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, कोई डायग्राम मिलता है, कोई फ्लो चार्ट मिलता है, तो उसे आप एक जगह पर इकट्ठा कर लें। उसके अलावा ज्योग्राफी के जितने भी 8-10 इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कोल का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, इंडिया में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, ओशियन करेंट्स, कौन से ओशियन के ओशियन करेंट का क्या नाम है। अगर आपके पास ज्योग्राफी के ऐसे 20-25 डायग्राम्स की एक लिस्ट है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो पहले आप बेसिक सोर्सेज को पढ़ें और उसके बाद जो भी इस प्रकार के डायग्राम्स और मैप्स हैं पेपर 1 के लिए उसको एक साथ लिखें। उसी प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल टेम्पल आर्किटेक्चर है तो उसका एक छोटा सा डायग्राम आपके पास होना चाहिए। हड़प्पन पॉटरी है तो हड़प्पन पॉटरी का एक छोटा सा रेप्लिका डायग्राम, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, प्लीज कीप इट वेरी सिंपल। आप वहाँ पे आर्टिस्ट नहीं बनने जा रहे। अगर आप बिल्कुल उसे एक लाइन डायग्राम के फॉर्म में भी शो करेंगे देन ऑल्सो इट लुक्स नाइस। तो वैल्यू एडिशन आपको यहाँ से करना है पेपर 1 में। पेपर 1 में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड जरूर करें। अब जो पेपर 2 है, GS पेपर 2, उसमें मुझे लगता है एक बार जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है जो हम प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ते हैं उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको मेंस पे रिवाइज करना चाहिए। आप अगर सिलेबस देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, ये सारे मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड हैं और ये सारे लक्ष्मीकांत से बहुत अच्छे से कवर होते हैं। तो एक बार लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके अलावा आप सिलेबस निकालें और सिलेबस में जो भी चीजें इसके अलावा दी गई हैं उसके लिए मैंने जो है विजन आईएएस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है वो काफी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर कि डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये कुछ ऐसे एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं पेपर 2 के जिसको विजन आईएएस के मटेरियल में अच्छे से कवर किया हुआ है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप इससे जीएस पेपर 2 को कवर करें। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता विजन आईएएस का मटेरियल तो कोई चिंता की बात नहीं है, गूगल पे जाएं, उस टॉपिक को टाइप करें, आपको जो भी सर्च करना हो करें एंड फिर प्रिपेयर योर नोट्स। जीएस पेपर 2 में सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नेंस। तो गवर्नेंस जो है वो मैंने गूगल के ही हेल्प से पूरा किया था और जो मैं टेस्ट देती थी उसके जो भी मुझे वैल्यू एडेड पॉइंट्स लगते थे उसे मैं इंक्लूड कर लेती थी। जीएस पेपर 2 में जो वैल्यू एडिशन करना है उसके लिए आई सपोज कि आपके पास 8 से 10 चीज़ों का एक लिस्ट होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को एक साथ लिख के रखा है। मेंस में ये बहुत जरूरी है कि आप आर्टिकल्स को कोट करें। सेकेंडली, कमिटीज के रिकमेंडेशंस, फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या कहा, इंद्रजीत सेन कमेटी ने क्या कहा। यदि आपको इन सारे कमिटीज के लिस्ट एक जगह पे हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। थर्डली, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि पेपर 2 के सिलेबस में फिट बैठते हैं, आप उन गवर्नमेंट स्कीम्स को एटलीस्ट एक दो स्कीम, फॉर एग्जांपल विमेन के लिए 2-3 स्कीम्स क्या है, चिल्ड्रन के लिए 2-3 स्कीम्स क्या है, अगर उस टाइप के स्कीम्स की आप एक लिस्ट बना के रखेंगे तो वो भी काफी हैंडी आएगा। तो जीएस पेपर 2 में आई थिंक ये जो है वो आपका वैल्यू एडिशन है। बाकी ऑफ कोर्स अगर आपको कहीं से भी कोई लाइन डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट मिलता है तो उसे भी आप एक साथ बना के रखें। अब मैं आपको जो है वो जीएस पेपर 3 की स्ट्रैटेजी बताती हूँ और सोर्सेज। सबसे पहले तो मैं वही कहूंगी कि आपने जो भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने श्रीराम आईएएस की एक येलो कलर की मटेरियल आती है, मैंने उसको रेफर किया था। तो इकोनॉमी के भी जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं, इन्फ्लेशन, बजट, जीडीपी एस्टिमेशन, आप इसको एक बार रिवाइज करके जाएं मेंस के लिए भी। एंड उसके अलावा जो बाकी के टॉपिक्स हैं उसे या तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या तो अगेन आई वुड से दैट मैंने विजन आईएएस की जो सॉफ्ट कॉपी वाली मटेरियल होती है मैंने उसे फॉलो किया था। अब ये विजन आईएएस की जो मटेरियल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो एक तो अवेलेबल फ्रीली होती है, आपको दुकान पे या फिर वेबसाइट पे भी उनके मिल जाएंगी। और इनके जो कुछ नोट्स हैं वो भी थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। जैसे इन्होंने आरपीए पे आई सपोज कि एक 50 पेज का मटेरियल डाला है, उतने की जरूरत नहीं है, तो आप उसे पहले पढ़ें और उसके 1 या 2 पेज में नोट्स बना लें। तो मैं ये क्या करती थी, तो जीएस पेपर 3 के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है जीएस पेपर 3 में उसको मैंने गूगल और टेस्ट सीरीज के हेल्प से ही कवर किया था, जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़ती थी, उससे मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक कंसेप्ट था कि हाउ डज द डायनेमिक बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज प्ले आउट। रोज आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो मेंस 365 आएगा विजन आईएएस का वो जो है आप एक बार रिवाइज कर लें, इंपॉर्टेंट कंट्रीज को रिवाइज ही करें, उनका मटेरियल काफी एग्जॉस्टिव होता है। आपको हर कंट्री के बारे में उतना डिटेल नहीं जानना, बट जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन न्यूज हैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर उसको आप अच्छे से करके जाएं। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मैप्स हो। आपको अगर किसी कंट्री को, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑकस, इस बार क्वेश्चन था, क्वाड पे क्वेश्चन था, तो ऑकस या क्वाड कंट्रीज को आप वर्ल्ड के मैप को ड्रॉ करके शो करें, उससे आपको अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। इस बार मेरे जीएस पेपर 2 में 117 मार्क्स थे, जो अच्छे मार्क्स हैं। उसका कारण ये ही था कि जो वैल्यू एडिशन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने मैप ड्रॉ किया वर्ल्ड का, पॉलिटी के क्वेश्चंस में आपने आर्टिकल्स को कोट किया, कमिटीज के रिकमेंडेशंस को कोट किया, अगर आप ये करेंगे तो पेपर 2 में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर 3 में भी आपको जो है वैल्यू एडिशन करना है। पेपर 3 जो है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो इसकी थोड़ी सी आप हॉलिस्टिक तैयारी करें। वैल्यू एडिशन के लिए मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट सजेस्ट करना चाहूंगी। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, मैंने तो पिछले 3 सालों का इकोनॉमिक सर्वे किया था, पूरा नहीं किया था। जो सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1 होता है उसमें बहुत ही कंसेप्चुअल इकोनॉमी के चैप्टर्स डिस्कस्ड होते हैं। तो वॉल्यूम 1 जो है उसको आप क्या करें कि एक बार अच्छे से पिछले 2-3 सालों का अगर आपके पास समय है तो उसे पढ़ें, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट कोट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं उसको एक साथ आप लिख लें। जो वॉल्यूम 2 है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रीसेंट ईयर की पढ़नी है। इसके अलावा जो उस साल का बजट है वो पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है, तो बजट को पढ़ें। और बजट में एटलीस्ट आपको अगर रफली भी एक एलोकेशन याद है कि कौन से मिनिस्ट्री को कितना एलोकेट हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स याद हैं, तो उसे आप जीएस पेपर 2 और 3 के जो टॉपिक्स हैं स्टैटिक, उसके साथ एक साथ लिख लें एंड एग्जाम में कोट करें दैट अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ 2021 दिस वाज सेट। अगर आप ऐसा करेंगे तो पेपर 3 में भी काफी वैल्यू ऐड होगा। उसके अलावा जो वैल्यू एडिशन है वो आप रिपोर्ट से भी कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, हम प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ते हैं, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की 40-50 तो ज़्यादा हो जाएगा, चलिए आप 10 या 15 रिपोर्ट्स लिख लें जो इंपॉर्टेंट हैं एंड फिर उसे आप एग्जाम के पहले रिवाइज करें। जीएस पेपर 3 में अब नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट।
एनवायरनमेंट आई थिंक अगेन मेंस के लिए मैंने मेंस 365 को फॉलो किया था। प्रीलिम्स के लिए पीएमएफ आईएएस का एक मटेरियल आता है, मैंने उसे फॉलो किया था। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो मैंने मेंस 365 से कवर किया था। उसके अलावा वाजीराम की एक येलो बुक आती है, तो उसमें भी इंटरनल सिक्योरिटी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, आप उसे भी बेसिक के लिए रिवाइज कर सकते। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो अगेन मैंने विजन आईएएस के की एक मटेरियल है 50-60 पेजेस की, मैंने उससे कवर किया था। मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, उससे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है और एनवायरनमेंट जो है वो ज्योग्राफी में पेपर 1 के साथ भी इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज अ टिप, आप जब जीएस पेपर 1 लिखने जाएं मेंस में, तो आप मेक श्योर करें कि आपने एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को एटलीस्ट पढ़ रखा है पेपर 1 के लिए भी। अब आते हैं एथिक्स यानी कि जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में मेरे 115 नंबर हैं, जो कि एक अच्छे मार्क्स हैं। तो जीएस पेपर 4 में सबसे पहले जो सोर्स है वो लेक्सिकॉन की किताब है, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता चले। उसके अलावा एक लुकमान आईएएस की मटेरियल आती है, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है, मैंने उसको मार्केट से खरीद लिया था और मैंने उसकी पढ़ाई की थी। तो जीएस पेपर 4 में आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, वो 5-6 पेजेस की लिस्ट होगी, जिसमें आपने ये बता रखा है, लिख रखा है कि जो भी टर्म्स अपने सिलेबस में मेंशन्ड हैं, तो हर टर्म का मतलब क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जीएस पेपर 4 में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और लाइन डायग्राम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आपके पास ऐसी चीज़ों का लिस्ट हो। उसके अलावा कोटेशंस अगर आप जीएस पेपर 4 में कुछ डाल पाएँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी के भी कोटेशंस को इंग्लिश में लिख के जीएस पेपर 4 में डाल सकते हैं, उससे आई थिंक जीएस पेपर 4 में काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन होता है। एंड वन मोर थिंग इज कि जीएस पेपर 4 में आपका पर्सनल एग्जाम्पल जो है वो बहुत मैटर करता है। तो आप सिलेबस को याद रखें और आप जो भी चीज़ देखते हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो जीएस पेपर 4 में फिट बैठती है, तो उसे भी आप अपने पेपर में यूज़ करें। जीएस पेपर 4 में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो केस स्टडी है। केस स्टडी में कुछ टिप्स मेरी तरफ से ये होंगे। फर्स्टली आई विल एडवाइस यू कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल टर्म्स को कोट करें। आपको कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेना जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल हो। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को कोट करें। एथिक्स के जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, उनको आप केस स्टडीज में कोट करें। एंड थर्डली आई सपोज कि केस स्टडीज में आपको उन्होंने जो स्टेक होल्डर बनाया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी जगह के एसपी हैं और आपको एक मॉब वायलेंस को कंट्रोल करना है, तो एक एसपी का रोल विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू, फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी उन्होंने उस मॉब वायलेंस का एक लीडर बना दिया, तो अगर उस लीडर को मॉब वायलेंस को कंट्रोल करना है तो उसका रोल अलग होगा, एक एसपी का रोल अलग होगा। तो आप हमेशा ये देखें कि आपका रोल क्या है उस केस स्टडी में, एंड उसके हिसाब से केस स्टडी को आप अप्रोच करें। केस स्टडीज को बहुत ही प्रैक्टिकल रखना है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं होना है आपको, जिससे कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना पा सके। अब पेपर 4 में आई थिंक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 4 से 5 फुल लेंथ पेपर्स आप लिख के जाएं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जीएस 1 2 3 4 की स्ट्रैटेजी थी। ऐसे पे एक अलग वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे में मेरे 139 नंबर हैं, 139, जो इस बार के हिसाब से बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। अब मुझे कुछ कॉमन क्वेरीज जो आते हैं, जो मुझे एड्रेस करने के लिए कहा गया है, वो मैं आपके सामने एक बार बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जाता है कि वैल्यू एडिशन कहाँ से करना है। तो वैल्यू एडिशन के जो सोर्सेज हैं वो मैंने आपको पेपर वाइज बताया है। आप टेस्ट सीरीज और न्यूज़पेपर को फॉलो करें, कोई अच्छा एग्जाम्पल या कोटेशन मिलता है तो उससे वैल्यू ऐड करें। अब आंसर राइटिंग जो है वो आपको कब और कैसे करनी है, तो मैंने जो है कभी भी डेली आंसर राइटिंग नहीं की। मुझे लगता है बेस्ट सोर्स आंसर राइटिंग का पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो हर दिन कम से कम 2-3 क्वेश्चंस को आप ज़रूर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे रिवाइज भी करें एग्जाम के पहले। मैं क्या करती थी कि मैंने अगर 15 या 20 दिन ज्योग्राफी को रिवाइज किया, तो उसके बाद जाके मैं एक सेक्शनल टेस्ट जो है वो लिखूंगी। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी, यदि आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है तो खुद से भी अपने पेपर्स को लिख सकते हैं मार्केट से खरीद के।
और जो उसके आंसर्स होते हैं उसे आप 1 से 1.5 दिन के बाद खुद से बैठ के मिला लें एंड इवैल्यूएट करें कि इसमें और आप क्या अच्छा डाल सकते थे जो आपने मिस किया। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करें कि 3 घंटे में ही आपका पेपर कंप्लीट हो और 3 घंटे कम से कम बैठ के लिखने की आदत डालें। वो 7 मिनट में एक क्वेश्चन लिख लिया, फिर घूमने चले गए, फिर अगले दिन बैठे और 7 मिनट में फिर से एक क्वेश्चन लिखा। अगर आप ऐसा करेंगे इनिशियली तो चलिए इट इज़ गुड, इट इज़ ओके, बट आफ्टर सम टाइम 4 या 5 महीने के बाद ऐसा ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लगातार 6 घंटे लिखना है, तो 3 घंटे तो बिल्कुल बैठ के लिखें। मेंस के पहले आप 6 घंटे लिखें, कम से कम 1 या 2 पेपर 6 आवर्स में लिख के आएँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। नोट मेकिंग के बारे में मुझसे पूछा गया है। आई थिंक नोट मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के हिसाब से जितना भी मेंस का सिलेबस है, मेक श्योर कि हर एक टॉपिक पे आपके पास 1 या 2 पेज के नोट्स हों। तो मेंस के लिए नोट मेकिंग मैं किया करती थी और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी। न्यूज़पेपर मैंने पहले भी कहा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप उसे छोड़ नहीं सकते। टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है? टाइम मैनेजमेंट के लिए आई थिंक कि आप अपने स्टडी आवर्स को 4 या 5 स्लॉट्स में बांट लीजिए। फॉर एग्जांपल सुबह उठने के साथ मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं जीएस का कोई एक पोर्शन उठाती थी। उसके बाद शाम को मुझे याद है कि मैं करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ लेती थी अपने मंथली मैगजीन से एंड रात को मैं ऑप्शनल पढ़ा करती थी। सोने के पहले मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को 1-1.5 घंटा देखा करती थी, बिकॉज जब आप सोने जाते हैं देन आप जब सोते हैं तो योर सबकॉन्शियस मेमोरी वर्क्स। तो मेरा ऐसा ही स्केड्यूल था, किसी भी चीज को डिसप्रपोर्शनेटली आपको टाइम नहीं देना। प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले आपको जीएस पेपर 1 और सी सैट दोनों की जो तैयारी है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कर देनी है। अब लास्ट में आई विल टेल यू अबाउट सम डूज एंड डोंट्स। सो डूज में मुझे लगता है कि सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रैक्टिस करें, आपने जितना भी पढ़ा है उसे जाके लिखें। द मोर यू राइट द बेटर यू विल बिकम। एंड इवेल्युएशन या तो किसी मेंटोर से करवाएं या तो 1 दिन के बाद खुद से बैठ के कर लें। क्या नहीं करना है? तो सबसे इम्पोर्टेंटली बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ तो मैं कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कई बार इस एग्ज़ाम में बहुत मेंटल और फिजिकल हेल्थ का नुकसान होता है। हम बैठे रहते हैं और हमें पता नहीं चलता और हमारा वेट गेन हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, मेरे भी साथ हुआ है। तो कृपया ध्यान रखें कि आपने जो है एक फिजिकल एक्टिविटी कुछ मेंटेन करके रखी हुई है आधा घंटे के लिए। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपको लगे कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, सेल्फ स्टीम कम हो रहा है, तो हेल्प लें। आप एक डॉक्टर की भी हेल्प लेने से ना हिचकें। मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी कोई स्लर नहीं है, कोई बदनामी की बात नहीं है। इट इज़ वेरी ओके टू टॉक अबाउट इट। आप जब भी बुरा फील करें तो अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों या फिर किसी प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प ज़रूर लें। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम को ज़्यादा रोमांटिसाइज़ ना करें। कई लोगों को मैंने देखा है कि इस एग्ज़ाम को और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो शायद यूट्यूब के वीडियोज़ भी होते होंगे। तो डोंट ओवर रोमांटिसाइज़ दिस एग्ज़ाम। इट इज़ अ वेरी गुड सर्विस, इट्स अ वेरी टफ एग्ज़ाम, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें। तीसरी चीज़, एक बैकअप प्लान आई थिंक होना चाहिए, स्पेशली अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, तो उसके बाद एक बैकअप प्लान रखें। बैकअप प्लान का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई सरकारी नौकरी हो। आप अगर अगर अभी देखें तो कई सारे आपको कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे यूट्यूब पे, जो अच्छा काम भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एक अच्छी आमदनी भी मिलती है उन्हें। किसी कोचिंग में आप चाहें तो कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, कोई यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं, आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। आपको गाना गाना पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, सो डू समथिंग। कुछ आप ऐसा कीजिए जिसके जिसके कारण आपके पास एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहे। मैं खुश नसीब थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक करियर था, बट मुझे पता है कि कई लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। बट आई थिंक कि 3 अटेम्प्ट्स के बाद आपके पास जो है एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जिसे आप इस एग्ज़ाम के साथ साइड बाय साइड परस्यू करें। So I think these were the important queries. At the end of this talk, I would like to say that like all other journeys, this journey is also very inward. तो ये अपने अंदर देखने की जर्नी है। ये एग्ज़ाम, ये परीक्षा, ये प्रोसेस जो है ये आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, आपको रेजिलियंट बनाएगी, आपको देश दुनिया सब चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो एन्जॉय द प्रोसेस, डोंट बी टू गोल ड्रिवन। एंड सेकेंडली,
Keep it simple. There is a very famous quotation that simplicity is the ultimate sophistication. So make sure that you keep things simple. Simple things लोगों को समझ में आती है, लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं. कॉम्प्लिकेट ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मजे से पढ़ें, और अगर नहीं भी होता आपके अथक प्रयास के बाद भी, तो कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो हजार खुल जाते हैं. तो आप ट्रस्ट करें कि अगर इस एग्जाम की तैयारी आपने अच्छे से की है तो आप अपने जीवन में वंडर्स ही करेंगे. If not as an IAS, then surely in some other field. So I would like to wish all of you very best and thank you so much.